दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जब लाइव बैठने पर आए तो उन्होंने ऐसी निराशा वाली बातें की और उन्होंने कहा कि अगर मेरे विधायक चाहेंगे तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं। इस तरह की बातें सामने आई और उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं हड़बड़ाए हुए हैं और सरकार बचाने में बिल्कुल नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनके पास 55 विधायक हैं। कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन बनने के बाद इनकी सरकार चल रही थी, तो जिसको कहा जाता है महाअघाड़ी सरकार, 3 पहिए की सरकार थी। और जब एकनाथ शिंदे अब यहां से 40 विधायक लेकर के रफू चक्कर हो गए, तो उसके बाद उद्धव सरकार ने जो फ्लो टेस्ट करने की कोशिश की, तो सारे विधायक मिलकर के यहां पर 15 विधायक इकट्ठे हो पाए। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक विधायक हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि मुझे यहां पर सूरत में उसको बंधक बनाया गया था, परंतु सूरत के बाद अब उनको सभी जितने भी विधायक हैं उन्हें गुवाहाटी पहुंचा दिया गया। असम के अंदर वो अब एक 5 स्टार होटल में लाखों करोड़ों के खर्चे पर वो वहां पर अब 7 से 10 दिन अब सरकार के पैसे पर या पार्टी के पैसे पर वो पलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर यहां पर सरकार को तोड़ना हो, मरोड़ना हो या सरकार को चलाना हो, यहां हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, कुछ भी यहां पर जायज है। सबसे बड़ी बात है कि जो दल बदल कानून है, अब जो एकनाथ शिंदे हैं यहां से लेकर के भागे हैं जिन विधायकों को, उन पर वो कानून भी नहीं लागू होगा। इसका रीजन क्यों? क्योंकि जो 1/3 जो बहुमत चाहिए होता है, उससे कहीं ज्यादा इनके पास विधायक हैं। जो 55 में से 37 विधायक चाहिए थे, तो इनके पास 40 विधायक हैं, प्लस 6 विधायक निर्दलीय भी बताए जा रहे हैं। अब यहां पर अब महाराष्ट्र सरकार, जैसे आपने देखा कि जिस समय शिवसेना की सरकार बनने के लिए जब खड़ी हुई थी, तो एक दिन के लिए अजित पवार से गठबंधन बना करके देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के सामने शपथ भी ले ली थी, तो एक दिन के मुख्यमंत्री वहां पर भी बने थे और उसके बाद वो बड़े 1-2 प्रोजेक्टों को भी सिग्नेचर करके चले गए। अब यहां पर अब ये देखना बाकी रह गया है कि ये सरकार एकनाथ शिंदे के साथ साथ बीजेपी के साथ ये गठबंधन करने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। परंतु एक बड़ा किरदार है जिसको अभी ना तो कोई मीडिया देख रही है, ना कोई जनता के सामने वो नजर आ रहा है, जिनका नाम जो गृह मंत्री थे वो बिल्कुल इस फिल्म से गायब है। क्योंकि वो गायब इसलिए हैं कि उनके ऊपर ईडी के चार्ज लगे, उनके ऊपर जांच बैठी, उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। वो उस समय जब ड्रग्स का मामला चल रहा था, उस समय बड़े बड़े बयान भी दे रहे थे, तो उसके बाद अब वो कहीं इस फिल्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अब सीएम आवास को भी छोड़ देंगे और मातोश्री पर जाकर के अपना जो कार्यकाल जितना भी रह गया है उसे वहां पूर्ण करेंगे। एक खबर बीच में ये भी आई कि दोनों को कोरोना हो गया है, मुख्यमंत्री जी को भी और राज्यपाल को भी। और ये भी खबर सिरे से नकार दी गई कि दोनों ही नेगेटिव, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब यहां ये देखना बाकी है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो गेम चल रहा है वो आखिरकार है क्या। आपने देखा कि जो गृह मंत्री अनिल देशमुख थे वो जेल के अंदर हैं, फिर भी किसी को, शिवसेना को या फिर किसी अन्य को उनकी कोई चिंता नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई जिक्र हो रहा है। परंतु जिस समय वो गृह मंत्री थे, सरकार में थे, जेल से बाहर थे, तो वो पूरी अहम भूमिका में थे और बयान पे बयान दे रहे थे। अब संजय राउत का भी पहले भी बयानबाजी बड़ी तगड़ी रही और अभी भी। और इतिहास की बात करें तो महाभारत में भी एक संजय थे जिनकी वजह से पूरा महाभारत रचा गया था। अब इसी को अगर देखा जाए तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो यहाँ पे भी एक महाराष्ट्र में संजय हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि संघर्ष किया जाएगा। संघर्ष किस तरह का होगा, जब 15 विधायक रह गए आपके पास, किस तरह का संघर्ष करेंगे, ये अब समझ से बाहर है कि किस तरह का संघर्ष करेंगे और क्या ये अब रिजल्ट निकाल के लाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के नाम से जाने जाते थे। जब बाबरी ढांचे को गिराया गया तो उन्होंने सबसे पहले जिम्मेदारी ली कि मैंने तोड़वाया है। वो हिंदुत्व के नाम से जाने जाते थे। भगवा में वो भगवा मई रहते थे। वो कहीं ना कहीं शिवसेना अब उस चीज हिंदुत्व को और भगवा को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और भूल गई वो हिंदुत्व क्या चीज है और क्या नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं एक श्राप जरूर लगा होगा कि जो शिवसेना हिंदुत्व के नाम से जानी जाती थी,
राम मंदिर के नाम से जानी जाती थी, उसने कांग्रेस और एनसीपी से अगर गठबंधन किया तो उसके बाद हिंदुत्व को ही भूल चुके थे। अब दूसरी बात है कि जब पालघर के अंदर जब साधुओं के ऊपर हमला हुआ, उनको मार दिया गया, उसके बाद भी किसी तरह की जांच नहीं हुई, किसी तरह का कोई उसमें निर्णय नहीं हुआ और सरकार ने बिल्कुल उसमें कोताही बरती, कोई इतनी बड़ी लापरवाही बरती जिससे जो संत थे उनको किसी तरह का न्याय मिले और उनकी आत्मा को किसी तरह की शांति मिले। तो यह भी हो सकता है एक कारण कि कहीं ना कहीं शिवसेना के ऊपर यह भी एक पाप लगा हो। दूसरी बात है कि जो कंगना रनावत के साथ जो किया वो पूरे विश्व ने देखा। एक एक्ट्रेस अगर मुखर होकर के बोलती है तो कंगना रनावत के पीछे इस तरीके से लगे कि ये मेरी जानी दुश्मन हो गई। अब जानी दुश्मन हो गई तो उससे बदला भी लिया गया, परंतु कंगना ने भी कहा था कि घर तोड़ा है अहंकार भी टूटेगा। तो आज वो अहंकार टूटते हुए वो फेसबुक में सारी दुनिया ने देख लिया। कहते हैं एक कहावत है, दिन देरी है अंधेरी नहीं, तो वो कहावत कहीं ना कहीं आज शिवसेना और महाराष्ट्र पर साबित होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कंगना ने कहा था कि घर टूटा है अहंकार भी टूटेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं। अब तीसरी बात अगर हम करें, नवनीत राणा, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मैं हनुमान चालीसा महागाड़ी के सामने पढ़ूंगी, तो क्या उसने बुरा कह दिया, परंतु इतना गलत लगा उनको रातों रात उठा करके जेल के अंदर डाल दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इनके ऊपर हो सकता है, ये भी एक बड़ा पाप लगा हो कि हनुमान चालीसा, जो बाला साहेब ठाकरे हनुमान चालीसा या फिर राम की शरण वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जेल के अंदर डाला, तो वो भी कहीं ना कहीं पाप लगा होगा। इस तरह की सोशल मीडिया पे ये सारी कहानियां चल रही हैं। तो अब ये देखना बाकी रह गया है कि जिस तरीके से अगर यहां पर जो विधायक हैं वो क्या कैसे करके गठजोड़ बना करके नई नींव खड़ी करके महाराष्ट्र को चलाने वाले हैं, जिसमें 288 विधायक टोटल ओवरऑल हैं और उसके बाद बीजेपी के पास 105 है, शिवसेना के पास 55 है, कांग्रेस के पास 44 है, एनसीपी के पास भी 54 है। तो अब यहां पर यह सबसे बड़ी बात है कि 105 और 40 मिलाकर के 151 हो जाते हैं और बहुमत के लिए 145 तो सरकार तो बीजेपी और एक नाथ शिंदे मिलकर के बना ही सकते हैं। और यह भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एक नाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना करके उनको इस चीज का गिफ्ट दिया जाएगा। जो वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, जो संजय राउत ने आज लिखा है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी इसी चीज का संघर्ष कर रही थी कि किसी तरीके से इस गठबंधन को तोड़ा जाए और तोड़ करके एक नई सरकार यहां पर बनाई जाए। तो यह कहीं ना कहीं आज उस संघर्ष का जो परिणाम है, जो अंदरूनी जो बैठकें हुई हैं और बड़े बड़े नेता मिलते रहे हैं, 5 स्टार होटल में बैठने के बाद तस्वीरें भी पहले भी वायरल हुई हैं, तो वो आज कहीं ना कहीं वो संघर्ष आज यहां दिखाई दे रहा है। परंतु संजय राउत इस संघर्ष की बात कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक सामना नाम से पेपर चलाते हैं, तो पत्रकार हैं, पत्रकार की हैसियत से भी बोल सकते हैं और नेता है, नेता की हैसियत से भी बोल सकते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल में कहीं ना कहीं इनकी भी तस्वीर उसमें शामिल थी और उसमें कहा गया था कि हम एक अनऑफिशियल या चर्चा कर रहे थे। तो हो सकता है कि वो संघर्ष भी यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा हो सकता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो हो सकता है कि इस तरह की चर्चा आदान प्रदान भी हो रही हो, क्योंकि बड़े बड़े नेता मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सरकार गिरे तो मजा भी, ना गिरे तो भी मजा भी। तो इस तरह की भी चीजें, क्योंकि सरकार चलानी है, ईमानदारी से चलानी है और सभी को देश की रक्षा करनी है, परंतु जनता की रक्षा नहीं करेंगे। अब लाखों करोड़ों रुपए इनके ऊपर वहां पे एक हफ्ते में उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में उनको रखा गया है, एक तरह से बड़ी अच्छी सुविधाएं उनको दी गई है। जो मांगेंगे, अगर पानी अगर इन्होंने हिमालय का मांग लिया तो असम में हिमालय से पानी भी पहुंचेगा। अगर उन्होंने कोई और बड़ी डिमांड कर दी तो हो सकता है विदेश से भी वो चीजें इंपोर्ट कराई जाए। तो इस तरह की चीजें वहां पर जायज हैं, परंतु जनता के लिए ये चीजें नहीं। क्यों? क्योंकि ये देश की रक्षा करने के लिए आए हैं, देश की जनता की रक्षा करने के लिए आए हैं, ये देश के लिए काम करने के लिए आए हैं। इन्हें यही काम अच्छा लगता है, सरकार गिरानी है, सरकार बनानी है, सरकार तोड़नी है, कैसे गिरानी है। अब यहां पर अब संजय राउत बिल्कुल विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और संजय राउत के
बेटे आदित्य ठाकरे ने सुबह सुबह ही ट्विटर हैंडल से जो लिखा हुआ था उसको बदल दिया और उसके बाद एक मैसेज कहीं ना कहीं सामने आया मीडिया के सामने। तो ये भी एक बड़ी बात थी। और अब संजय राउत मुख्यमंत्री आवास को छोड़ने के बाद जब अपने मातोश्री में पहुंचेंगे तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि सरकार गिरना संभव है। सरकार गिरना तय हो चुका है और तय होने के बाद शरद पवार भी वहां पर पहुंच गए, कमलनाथ से भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं रह रही है। उन्होंने तो सीधा सीधा कमलनाथ ने बोला था कि हमारे कांग्रेस के विधायक बिकने वाले नहीं है। हो सकता है कई राज्यों में देखने को भी मिले कि बिके हैं या नहीं बिके हैं, ये तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं या फिर खरीदने वाले भी बता सकते हैं कि कितने जायज ये बयान है। कमलनाथ बार बार इस तरह की बात तो करते हैं परंतु वो जायज कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि आने वाले समय में कि कितनी मजबूत और कितनी अच्छी सरकार महाराष्ट्र को मिलने वाली है। महाराष्ट्र क्या सक्सेस अब की बार सरकार बनने के बाद वो मिल पाएगी। परंतु मेरी सभी वोटर्स या देश की जनता से एक ही गुजारिश है कि इस तरह का गठबंधन और इस तरह की जो सरकार है लचीली सरकार नहीं होनी चाहिए। जिसको भी दो पूर्ण बहुमत दो, चाहे तो शिवसेना हो तो पूर्ण बहुमत होना चाहिए था, बीजेपी हो तो पूर्ण बहुमत होना चाहिए था, चाहे एनसीपी या कांग्रेस हो पूर्ण बहुमत होना चाहिए था, जिससे कि वो पूरे 5 साल सरकार चलाएं। जो लाखों करोड़ पैसे खर्च होते हैं वो अपने जो खून पसीने की जो कमाई है और जो टैक्स के रूप में हम सरकार को देते हैं वो हमारा पैसा है। वो किसी राजनेता का या किसी और का पैसा नहीं है। वो हमारे सींचे हुए देश में जो पैसा टैक्स में जाता है वो हमारा पैसा है। ये मेरा एक तरह से समझ सकते हैं कि जनता के लिए ये मैसेज है, जिसके साथ भी हो भरपूर प्यार दे करके उसकी सरकार बनाई जाए। इस तरह की गठबंधन करना, सरकार अस्त व्यस्त रहती है, बहुत सारे ऐसे काम ढीले पड़ जाते हैं जो पटल पे आने चाहिए थे और उन पे साइन हो जाते हैं, उसके बाद दूसरी सरकार बनती है, उनको उठा के फाइलों को फिकवा दिया जाता है, फिर उसके बाद नया काम दूसरे तरीके से होता है या उन फाइलों को वहीं पर दबा दिया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु जो सरकार है वो अच्छे से चले, 5 साल चले, टिक के चले, वो कहीं ना कहीं देश के लिए और जनता के हित के लिए भी है। और आज कहीं ना कहीं ये जो 2.5 साल से ये सरकार चल रही थी और खींचातानी बहुत सारी हुई, जिसमें आपने देखा कंगना का घर भी टूटा, नार्को टैक्स जो ड्रग्स का मामला था कितना बड़े लेवल पर दिखाया गया, उसमें बड़े बड़े अभिनेताओं के पुत्र पुत्रियां भी कहीं ना कहीं शामिल होती हुई दिखाई दी। फिर उसके बाद सुशांत वाला मुद्दा आया, वो भी वर्षों चला, उसके बाद भी कोई निर्णय वहां से निकल के नहीं आया। तो इस तरह की चीजें हैं। ये अब आने वाले समय में क्या ये सारी चीजें संभव होंगी? क्या महाराष्ट्र के अंदर जो शासन प्रशासन है वो अच्छे से चलेगा या फिर जिस तरीके से वहां की जनता है, वहां के एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।